नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के इस सत्र में हम बैड बैंक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कानूनी व्यवस्था का भारतीयकरण, इसको लेकर के चीफ जस्टिस के द्वारा क्या कहा गया है, हम उस खबर की भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारत के लिए उत्सर्जन को कम करना क्यों मुश्किल है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दूरसंचार उद्योग के लिए सरकार के द्वारा कौन से फैसले लिए गए हैं, हम इस न्यूज़ को भी यहाँ पर देखेंगे। इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो आज के पेपर में चर्चा किया गया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में स्कूलों में लड़कियों के पढ़ने पर क्या फैसला लिया गया है, उस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 13 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है व्हाट इज द नीड फॉर ए बैड बैंक। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो इस न्यूज में बैड बैंक को लेकर के चर्चा किया गया है, आखिर हमारे देश में इसकी क्यों जरूरत है, बैंकों के एनपीए को ये कैसे कम कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL, जिसको हम बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसकी तरफ से बैड लोन के एवज में जो सिक्योरिटी रिसीट जारी की जाएगी, उसके लिए सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए के सॉवरेन गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि आईबीए के द्वारा बैड लोन यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का निपटारा करने के लिए पिछले साल ही बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसको मानते हुए सरकार ने अभी फैसला लिया है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि आखिर ये बैड बैंक और विशेष रूप से NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है। आप सभी को यह पता होगा कि बैड बैंक एक सामान्य बैंक की तरह काम नहीं करता, इसका संबंध सिर्फ एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से है। इन बैड बैंक को हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि ARC के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बैड बैंक है, ये दूसरे बैंकों के एनपीए को खरीदता है और धीरे धीरे उन कर्जों की वसूली करता है। और ऐसा करने से जो बैंक हैं जिनका कि एनपीए बढ़ा हुआ है, उनके बैलेंस शीट में एनपीए कम हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो बैंक हैं उनमें एनपीए एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसके निपटारे के लिए यहाँ पर बैड बैंक की सख्त आवश्यकता हमारे देश में थी, जिसको कि अभी सरकार ने बनाने का फैसला लिया है। यहाँ पे सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि वह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साथ इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी यानी कि IDRCL का भी गठन करेगा। अगर हम NARCL की बात करें तो बहुत सारे फेजेज में यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसके द्वारा 2 लाख करोड़ के एनपीए का यानी कि बैड लोन का निपटारा किया जाएगा। और यहां पर जो पहला चरण होगा उसमें 90,000 करोड़ के बैड लोन इसके द्वारा एक्वायर किए जाएंगे। और यहां पर यह भी जानकारी दिया गया है कि शुरुआत में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो बैड लोन है उन्हें ही NARCL के द्वारा एक्वायर किया जाएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी बैंक से NARCL बैड लोन एक्वायर करता है तो यहां पर उस बैंक को इस बैड लोन के बदले में जो कीमत दिया जाएगा उसमें 15% नकदी होगा और बाकी 85% सिक्योरिटी रिसीट के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि अगर NARCL 100 रुपए का बैड लोन किसी बैंक से एक्वायर करता है तो यहां पर यह बैंक को 15 रुपए का नकदी में भुगतान करेगा और 85 रुपए का जो है सिक्योरिटी रिसीट प्रदान करेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो भी सिक्योरिटी रिसीट यहां पर इन कंपनियों के द्वारा बैंकों को दिया जाएगा उस पर सरकार की गारंटी होगी, और सरकार की गारंटी मिलने के बाद ही इन बैड बैंक के खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है। और चूंकि यहां पर सरकार की सिक्योरिटी है, इसलिए बैंक भी इन बैड बैंकों को अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट हस्तांतरित कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वह कुछ बैंकों का बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और यहां पर इसी के लिए इन पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा इन बैड लोन के लिए बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी। इसका मतलब है कि अगर किसी बैंक के पास ज्यादा एनपीए है तो उसे
अपने प्रॉफिट में से ज्यादा पैसे निकाल के रखने होंगे, ताकि अगर बैंकों को इससे कोई नुकसान होता है तो वह इस पैसे से अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। तो यहाँ पर बैंकों को जो है प्रोविजनिंग बहुत ही ज्यादा रखनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर किसी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ही ज्यादा है तो उस बैंक को लॉस हो सकता था, और उस लॉस से निपटने के लिए बैंकों को ज्यादा मात्रा में अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा प्रोविजनिंग के रूप में रखना पड़ता था। इसके कारण बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसे की कमी हो जा रही थी, और इसको देखते हुए एक ऐसे कंपनी की जरूरत थी जो कि इन बैंकों के एनपीए को खरीद कर उसे निपटा सके, और इसीलिए सरकार ने बैड बैंक की स्थापना यहाँ पर किया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बैड लोन के निपटारे का काम समयबद्ध तरीके से हो सके, इसीलिए सरकार ने सिक्योरिटी रिसीट पर गारंटी 5 सालों के लिए दी है, और यह गारंटी बैड लोन के रिजोल्यूशन या लिक्विडेशन पर ही भुनाई जा सकेगी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 2015 में बैंकों के लोन का रिव्यू किया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा बैड लोन होने की बात का पता चला था, और इसी को देखते हुए इन बैड लोन के निपटारा करने के लिए बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया था। यहाँ पर सबसे अंतिम भाग में इस बात की चर्चा किया गया है कि क्या बैड बैंक बनाने से जो बैंकों की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर यह जरूर कहा गया है कि अगर बैड बैंक बनाए जाते हैं उसके कारण बैंकों का जो बोझ है वो कम होगा, उनके जो बैलेंस शीट में एनपीए का जो वैल्यू है वो भी कम होगा। समयबद्ध तरीके से अगर इन एनपीए का निपटारा बैड बैंक के द्वारा किया जाएगा तो इससे बैंकों का फायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बैंकों को वो जिस तरीके से लोन देते हैं उस पर सोचना होगा, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बढ़ने का जो मेन रीजन है वो बैंकों के द्वारा दिया जाने वाला लोन ही है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार यहाँ पर सिक्योरिटी देगा तो हो सकता है कि इन बैंकों के द्वारा आगे भी बिना सोचे समझे लोन दिया जाए, जिससे कि उन पैसों का भी एनपीए में बदलने का जो संभावना है वो बढ़ जाएगा। तो इन सभी बातों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया और बताया गया है कि आखिर भारत में बैड बैंक की आवश्यकता क्यों है। आइए एक और न्यूज का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया, जिसका शीर्षक है सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल फॉर इंडियनाइजेशन लीगल सिस्टम, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया गया है। यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमें भारतीय कानूनी व्यवस्था का देसीकरण करना होगा, और यहाँ पर देसीकरण से उनका मतलब क्या है इसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया। उन्होंने कहा कि जो आम भारतीय हैं वो अदालतों से खुद को दूर महसूस करते हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि अदालतों में जो कार्रवाइयाँ होती है वो बहुत ही लंबी होती हैं, महंगी होती हैं, और यहाँ पर जो जजमेंट दिया जाता है वो भी अंग्रेजी में होता है, जिसको कि भारत के आम लोग नहीं समझते। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो निर्णय दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा वो या तो बहुत ही लंबे होते हैं या फिर बहुत ही तकनीकी होते हैं। आप सभी जानते हैं कि आम व्यक्ति को कानून का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, और इसी कारण से उन लोगों को जो फैसले दिए जाते हैं वे उन्हें नहीं समझ पाते, और इसीलिए एक आम भारतीय न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने से 2 बार सोचता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है। उनके द्वारा ये कहा गया कि हमें न्याय प्रदान करने के नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए, जिससे कि आम भारतीय अदालतों में जाकर के अपने जो मामले हैं उसको निपटा सकें। वो यह नहीं समझें कि अदालत में जाने से उनका पैसा और उनका समय बर्बाद होगा, और ये जो भावना आम भारतीयों के मन में है उसे यहाँ पर बदलने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि साधारण गरीब और ग्रामीण भारतीयों को न्यायाधीशों और अदालतों से नहीं डरना चाहिए। न्यायाधीशों और अदालतों को इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि आम भारतीय उनके पास न्याय के लिए जाएं। यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी जो सिस्टम चल रहा है न्याय व्यवस्था का वो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक दिनों से सोर्स किया गया है, यानी कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारे देश में कानून व्यवस्था चलाते थे, न्यायालयों को चलाते थे, कहीं ना कहीं आजादी के बाद भी हमने उसको कंटिन्यू किया है। और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी शासन में जो कानून व्यवस्था था वो आम भारतीयों को दबाने के लिए था। वह भारत की जो वास्तविकता है उसकी परवाह किए बिना बनाया गया था, और वही व्यवस्था अभी तक चली आ रही है, और इसी को बदलने के ऊपर
उनके द्वारा यह सारी बातें कही गई हैं। यहां पर उनके द्वारा यह कहा गया है कि जब वो भारतीयकरण या फिर देसीकरण की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि अगर जजमेंट दिया जाए तो ऐसा जजमेंट दिया जाए जिसको कि आम लोग समझ पाए। बहुत ही ज्यादा न्यायिक भाषा में अगर जजमेंट दिया जाएगा तो यहाँ पर जो आम भारतीय हैं वो उसको समझ नहीं पाते। अगर न्याय करने में बहुत ज्यादा देरी किया जाएगा तो जो आम भारतीय हैं, जो गरीब भारतीय हैं, वह न्याय के लिए अदालतों के पास नहीं जाएंगे। वे लोग जिन्हें कानून की ज्यादा समझ नहीं है, उन्हें आसान तरीके से कानूनी व्यवस्था के बारे में बताया जाना चाहिए और इसी को उन्होंने कहा है देसीकरण या फिर भारतीयकरण। उनका कहना है कि मध्यस्थता और सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद तंत्र का उपयोग करके लंबित और अनावश्यक मुकदमों को कम करने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। इस न्यूज के सबसे अंतिम भाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है उनके द्वारा। उन्होंने कहा है कि समस्या से त्रस्त लोग राहत चाहते हैं और वे इसे जल्द से जल्द और सस्ते में चाहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उनके द्वारा उठाया गया है कि इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 13 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू गेट टू नेट जीरो, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। यहां पर उन्हीं सही बातों को दोहराया गया है कि आखिरकार भारत अपने उत्सर्जन को क्यों कम नहीं कर सकता है, भारत के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए, विश्व के दूसरे देशों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिस पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं कि ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होने वाला है और इसके ठीक पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके विशेष दूत जॉन कैरी की भारत की यात्रा हुई और यहां पर उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत ने उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया है कि भारत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। यानी कि यहां पर उनके द्वारा कहा गया कि भारत के द्वारा कोई टाइम लिमिट यहां पर सेट नहीं किया गया है कि वह कब तक नेट जीरो को हासिल कर लेगा। आप सभी जानते हैं कि उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है और उसी के चलते उस पर यह दबाव है कि वह CO2 के उत्सर्जन में कटौती के लिए जो उसकी योजनाएं हैं उसको दुनिया के सामने रखे, एक टाइम लिमिट जो है दुनिया के सामने रखे। और इसी के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे न्यूज में चर्चा किया गया है जिस पर हमने पहले भी बहुत सारी चर्चाएं की हैं। इस न्यूज में यह बताया गया है कि आखिर भारत के द्वारा वे कौन कौन से काम किए जा रहे हैं जिससे कि यह पता चलता है कि वह उत्सर्जन को कम करने के लिए काम कर रहा है। इन सभी बातों की हमने पहले भी चर्चा की है। यहां पर भारत के द्वारा उत्सर्जन में बहुत ज्यादा कमी क्यों नहीं किया जा पा रहा है, इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। यहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट की चर्चा की गई है जिसके अनुसार बिजली उत्पादन में कोयले की जो हिस्सेदारी है वह 70% के करीब है। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोयले से ज्यादा बिजली बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे देश में उत्सर्जन और बढ़ेगा। चूंकि ये हिस्सेदारी बहुत ही ज्यादा है तो बहुत जल्द हम इसे कम नहीं कर सकते और इसीलिए भारत के द्वारा कोई एक निश्चित ईयर का घोषणा नहीं किया गया है कि वह कब तक नेट जीरो को हासिल कर लेगा। यहाँ पर अन्य बड़े देशों की चर्चा की गई है कि वे आखिर क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन के द्वारा यह कहा गया है कि वह 2060 तक नेट जीरो को हासिल कर लेगा। उसी तरीके से अमेरिका के द्वारा जो कि पेरिस एग्रीमेंट से बाहर चला गया था उसके द्वारा भी यह कहा गया है कि वह 2050 तक नेट जीरो को हासिल कर लेगा। इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन के द्वारा भी एक योजना बनाया गया है जिसके अनुसार इसके जो सदस्य देश हैं वे 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यहाँ पर इसी की चर्चा की गई है, पहले भी हमने इस पर चर्चा किया है और कोई नया डेटा और कोई नई बात यहाँ पर नहीं कहा गया। इसके सबसे अंतिम भाग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप लोग देख लेना। यहाँ पर यह कहा गया है कि आखिर ये जो नेट जीरो वाला जो मामला है वो क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पर सभी देश ये कहते हैं कि वे नेट जीरो को हासिल कर लेंगे। कोई कह रहा है कि 2060 तक, कोई कह रहा है 2050 तक। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सभी देशों में जो फॉसिल फ्यूल हैं उन सभी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए भारत ये कहता है कि ये जो देश हैं जिनके द्वारा ये कहा गया है कि वो 2060 तक
या फिर 2050 तक नेट जीरो को हासिल कर लेंगे, ये बात गलत है, क्योंकि इनके देश में जो फॉसिल फ्यूल का यूज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसलिए भारत के द्वारा एक निश्चित समय सीमा अभी तक तय नहीं किया गया है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 13 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है कैन द टेलीकॉम इंडस्ट्री गेट आउट ऑफ द रट, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो एक रिलीफ पैकेज की घोषणा की गई है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, उसका चर्चा किया गया है और कहा गया है कि क्या ये जो घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई हैं उससे इन टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार कंपनियों की दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए कुछ सुधारों की पेशकश की है और इसी के चलते यहाँ पर यह चर्चा किया जा रहा है। आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दूरसंचार कंपनियों को सरकार को 1.4 लाख रुपए से अधिक का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसे कि उनके द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और यहाँ पर सभी टेलीकॉम कंपनियों का यही कहना है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो मुश्किल में हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह सरकार को इतना ज्यादा रुपए का भुगतान कर सके। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिर ये टेलीकॉम कंपनियां क्यों मुश्किल में हैं, और इसके लिए आपको 1999 में जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था उसको समझना होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि टेलीकॉम कंपनियां परंपरागत रूप से सरकार से लीज के तहत स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान करती थी, लेकिन 1999 में सरकार के द्वारा यह कहा गया कि ये सभी टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क के अलावा सरकार के साथ अपने एजीआर यानी कि समायोजित सकल राजस्व का एक निश्चित अनुपात साझा करेंगी, यानी कि उनके द्वारा एजीआर का एक भाग सरकार को दिया जाएगा। अब यहाँ पर एजीआर के डिफिनेशन को लेकर के यहाँ पर सरकार और इन कंपनियों के बीच में असहमति थी। यहाँ पर इन दूरसंचार कंपनियों का कहना था कि सरकार उनके गैर दूरसंचार राजस्व को एजीआर के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती और इसीलिए वह इसके एक हिस्से की मांग भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो गैर दूरसंचार राजस्व था इन कंपनियों का उन्हें एजीआर में नहीं डाला जाना चाहिए। और यहाँ पर इन कंपनियों ने तर्क दिया था कि सरकार ये पैसा उनसे नहीं ले सकता, और इसी को देखते हुए ये सारा का सारा मामला कोर्ट में गया और यहाँ पर कोर्ट ने भारत सरकार के तरफ से ही फैसला लिया और इसीलिए इन कंपनियों को एजीआर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत सरकार को देना है। लेकिन यहाँ पर इन कंपनियों के द्वारा ये कहा गया कि जो कंपनियां हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी वित्तीय हालत ठीक नहीं है और इसी कारण से वो इतनी बड़ी राशि जो है वो सरकार को नहीं दे पाएंगी। और यहाँ पर इन कंपनियों के द्वारा लगातार सरकार से ये मांग की जा रही थी कि यहाँ पर सरकार उन्हें कुछ सुविधाएं दे, उन्हें कुछ टाइम दे, जिससे कि वो धीरे धीरे इन पैसों को चुका सके। और इसी को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने इन कंपनियों को वित्तीय राहत देते हुए एक फैसला लिया और कहा कि ये कंपनियां एजीआर का जो बकाया है उसे 4 सालों में चुका सकती हैं, यानी कि 4 साल का समय यहाँ पर सरकार के द्वारा उन्हें दिया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर ये कंपनियां 4 सालों में इस राशि को नहीं चुका पाएंगी तो यहाँ पर जो भी राशि बची रहेगी उसके बदले में इन कंपनियों को सरकार को इक्विटी में हिस्सेदारी देना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि दूरसंचार कंपनियों का यह कहना था कि गैर दूरसंचार स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो उनकी आय है उन्हें एजीआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ पर सरकार ने उनकी बात को मानते हुए कहा है कि भविष्य में जब एजीआर का हिस्सा उन्हें सरकार को देना होगा तो वहां पर गैर दूरसंचार स्रोतों को सरकार यहाँ पर ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी सरकार ने उन्हें थोड़ी सी राहत दिया है। यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया है। यहाँ पर सरकार ने एफडीआई का जो लिमिट है उसे 100% कर दिया है, यानी कि ये जो दूरसंचार कंपनियां हैं वह किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर के निवेश को बढ़ावा दे सकती हैं। यहाँ पे सरकार के द्वारा इन कंपनियों को एक और बड़ी राहत दी गई है। यहाँ पर सरकार का कहना है कि लाइसेंस शुल्क के लिए जो बैंक गारंटी की आवश्यकता है उसे उन्होंने आसान कर दिया है और शुल्क देने में अगर देरी की जाती है तो वो जो दंड लगाया जाता है उसे भी सरकार यहाँ पर समाप्त करने जा रहा है। तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर
घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, जिससे कि इन टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा। इसी न्यूज के सबसे अंतिम भाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि क्या टेलीकॉम कंपनियां भारत में जो चार्जेज हैं उसको बढ़ा देंगी। यहाँ पर यह बताया गया है कि बहुत सारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी जो वित्तीय हालत खराब हुई है वह इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण उनके द्वारा जो प्रोडक्ट के रेट हैं उनको कम किया गया है और उसी के कारण इन कंपनियों की जो वित्तीय हालत है वो खराब हुआ है। हालांकि लोगों को सुविधाएं मिली है, लेकिन कंपनियों को कहा जा रहा है कि कंपनियों का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो कम हुआ है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जो टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा जो चार्जेस लिए जाते हैं अभी उन्हें बढ़ाया जाए और हो सकता है कि सरकार उन्हें ये बढ़ाने के लिए अनुमति भी दे दे। आइए अब एक और टॉपिक पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 15 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है बायस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए की टॉपिक ऑफ कंसर्न, और ये टॉपिक जिस पेपर 4 इथिक्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा हो रही है और वो टॉपिक है इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस न्यूज में इथिकल एआई को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भी चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जो मानव बुद्धि की नकल करने का प्रयास करता है और यहाँ पर जो डेटा होते हैं वे वही डेटा होते हैं जो हमारे द्वारा पिछले जमाने में किए गए हैं। यानी कि जो आप कार्य करते हैं उन्हीं डेटा को इस सिस्टम में डाला जाता है और उसी के माध्यम से यह सिस्टम यह समझता है कि किस किस परिस्थितियों में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बहुत सारे काम करने में सहायता मिल सकता है और खास करके वैसे काम जिसको आप रिपीट करते हैं, और इसमें ये जो है बहुत सारी भूमिका निभा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कैसे समझेगा कि आखिर सिचुएशन कैसा है, वह कैसे किसी एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन से अलग करेगा। यह सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके एल्गोरिदम में इन सभी चीजों को फीड करना पड़ेगा और यहाँ पर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। और इन सभी को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ढांचे के ऊपर काम किया जा रहा है जिसका कि बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्ञात और अज्ञात प्रभाव से जिम्मेदारी से निपटने में मार्गदर्शन कर सकता है। यह एक ऐसा ढांचा है जहां पर गोपनीयता और समावेशन को प्रमुख स्थान दिया गया है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवों के द्वारा जो पिछले कार्य किए गए हैं उसी से सीखता है। जिन जिन परिस्थितियों में मानवों ने जो भी फैसले लिए हैं उन सभी को इनके एल्गोरिदम में फीड किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ बुराइयां भी हैं और अगर यही बुराइयां अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम में चली गई तो यहाँ पर यह काफी बड़ा मामला हो सकता है और इसी को लेकर के यहाँ पे ये चर्चा किया जा रहा है। आइए एक और न्यूज पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है गर्ल्स एक्सक्लूडेड एज सेकेंडरी स्कूल रीओपन इन अफगानिस्तान, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो तालिबान का अभी का शासन है वो सॉफ्ट होगा। जिस तरीके से तालिबान के द्वारा अपने पहले शासन में औरतों पर, लड़कियों पर अत्याचार किए गए थे उस तरह का काम अभी नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वहां से खबरें आई हैं वह सीधे इसके उल्टी हैं। यहाँ पर आप शीर्षक से समझ सकते हैं कि यहाँ पर तालिबान के द्वारा जो सेकेंडरी स्कूल रीओपन किए गए हैं उसमें लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं दी गई है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अपने पहले शासन में तालिबान के द्वारा ऐसा ही कदम उठाया गया था और वहाँ पर स्कूलों में लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है उनके द्वारा सेकेंडरी स्कूल को रीओपन करने के लिए वहाँ पर वुमेन टीचर और गर्ल को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। यानी कि इन स्कूलों में जो महिला शिक्षिकाएं थीं और जो लड़कियां पढ़ रही थीं उनको लेकर के यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। अगर हम वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की चर्चा करें तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्लासेस हो रहे हैं
वह लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हो रहे हैं। और इसको देखते हुए यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान की जो सोच है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। और आने वाले दिनों में हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि तालिबान के द्वारा औरतों और लड़कियों को लेकर के और कड़े फैसले लिए गए हैं, उन पर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बैड बैंक की क्या आवश्यकता है? क्या नई वित्तीय इकाई गैर निष्पादित परिसंपत्तियों या खराब ऋणों की समस्या को हल करने में मदद करेगी? तो हमने इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं की हैं। जब भी आप इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बैड बैंक क्या होते हैं और उनकी आवश्यकता हमारे देश में क्यों है। यहाँ पर आप बैंकों के बढ़ते एनपीए का जिक्र करेंगे और जैसा कि मैंने सारे नियमों की यहाँ पे चर्चा की है, उसका आप जिक्र करते हुए समझा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बैड बैंक हैं वह इन बैंकों के एनपीए को कम कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के लिए नेट जीरो पर पहुंचना मुश्किल क्यों है? बाधाएं क्या हैं और भारत का स्टैंड क्या है, इस पर चर्चा करें। और जब भी आप इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पर आप समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत के द्वारा नेट जीरो इमिशन को लेकर के किसी वर्ष का जिक्र क्यों नहीं किया गया। जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के द्वारा एक टाइम लिमिट बताया गया है कि वो वहां तक पहुंचते पहुंचते अपने देश में नेट जीरो इमिशन को सुनिश्चित करेंगे, उस तरीके से भारत ने कोई टाइम लिमिट क्यों नहीं दिया है। यहाँ पर भारत की जो बाधाएं हैं, यानी कि बिजली के लिए हम जिस तरीके से कोयले पर निर्भर हैं, उसकी आप चर्चा करें। भारत का स्टैंड नेट जीरो को लेकर के क्या है, उसकी भी आप यहाँ पे चर्चा करें। जैसा कि मैंने कहा कि भारत के द्वारा ये कहा गया है कि जिन देशों के द्वारा भी एक निश्चित समयावधि बताई गई है वह फेल हो सकता है, क्योंकि उन देशों के द्वारा भी अपने देश में फॉसिल फ्यूल का जो यूज है उसे बढ़ाया जा रहा है। तो इन सभी बातों का आप यहाँ पे जिक्र करें और अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे से जुड़े हुए हैं, आप इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।